नमस्कार प्यारे साथियों एवं विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म माइंड कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। देखो साथियों, अपना कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है मेमोरी। मेमोरी का मैंने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आपको करा दिया है। बात करते हैं मेमोरी के पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, कुछ मेजरमेंट बताए थे। सेकंड पार्ट में मैंने इसके टाइप्स स्टार्ट कराए। आज हम मेमोरी के सेकंड टाइप्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले पिछले वीडियो में मैंने आपसे कुछ क्वेश्चनों के बारे में बात करी थी। उन क्वेश्चनों के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे आंसर दिए थे, कुछ बच्चों का अच्छा आंसर भी आया था। तो देखिए, इधर सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहले जो क्वेश्चन पूछे थे उनके बारे में। पहला जो क्वेश्चन पूछा था वो था पीसी में काम आने वाली हार्ड डिस्क, जो काम आती है, जो हार्ड डिस्क होती है उसका नाम क्या होता है। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। पीसी में काम आने वाली हार्ड डिस्क को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम विनचेस्टर डिस्क। क्या बोलते हैं? विनचेस्टर डिस्क। कुछ बच्चे इसका फिक्स्ड डिस्क भी बता रहे थे, ये भी इसका नाम होता है, लेकिन कब होता है इसके बारे में मैं आपको हार्ड डिस्क वाले टॉपिक पर बहुत अच्छे से समझाऊंगा। पूरा ऐसी बात नहीं, अपना कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मेमोरी वाले से मैंने आपको बताया, पटवार हो, राजस्थान पुलिस हो, एसएससी हो, बैंक हो, जहाँ पर भी आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट आता है वहाँ से 100% मेमोरी का टॉपिक पूछा जाता है। पटवार के प्री एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन थे, मेंस एग्जाम के अंदर 7 क्वेश्चन थे। तो आपको ध्यान रखना है, इन क्वेश्चनों को आराम से आपको जवाब देना है, जल्दबाजी में आपको जवाब नहीं देना है। हार्ड डिस्क को हम पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन था, यहां पर मैंने बात करी थी फ्लॉपी डिस्क का दूसरा नाम पूछा था। फ्लॉपी डिस्क का, फ्लॉपी डिस्क को हम दूसरे नाम से जानते हैं, उसे बोलते हैं डिस्केट। किस नाम से जानते हैं? डिस्केट के नाम से जानते हैं। हालांकि अभी फ्लॉपी डिस्क का उपयोग बहुत कम चांसों में किया जाता है। चांसों में क्या है, बिल्कुल इसका उपयोग किया ही नहीं जाता, ठीक है ना। लगभग जो मेमोरी डिवाइसेज है, जैसे फ्लॉपी डिस्क है और ये पोर्टेबल डिवाइस हुआ करती थी, इसके बारे में भी आराम से पढ़ेंगे। थर्ड जो पार्ट है अपना, 3 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, सीडी में डाटा किस स्थान पर स्टोर होता है? किस स्थान पर स्टोर होता है? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, सीडी का पूरा नाम क्या होता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सीडी का पूरा नाम आया था पटवार के मेंस एग्जाम में, सीडी रोम का पूरा नाम पूछा था। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे सीडी का पूरा नाम नहीं, क्वेश्चन था सीडी में डाटा किस स्थान पर स्टोर होता है। सीडी में डाटा स्थान पर होता है पिट्स पर, उस स्थान को हम बोलते हैं पिट्स। क्या बोलते हैं? पिट्स। पिट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, और 2 पिट्स के बीच की दूरी कहलाती है लैंड। क्या कहलाती है? लैंड कहलाती है, और इसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर। मैंने आपसे पूछा था कि कौन सी मेमोरी में केवल एक बार ही प्रोग्राम लिखा जाता है? केवल एक बार ही प्रोग्राम लिखा जाता है, और वो मेमोरी कहलाती है पी रोम। दोस्तों, यहाँ से जिन लोगों ने रोम का आंसर दिया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रोम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये रोम का एक टाइप होता है। रोम का एक टाइप होता है, एक बार प्रोग्राम लिखने के बाद इसमें दोबारा उस प्रोग्राम में कोई अपडेट नहीं कर सकते। और जबकि रोम तो क्या है, जब कंप्यूटर का निर्माण होता है उसी दौरान उसमें डाटा और निर्देशों को लिख दिया जाता है। मैं बोल रहा हूँ लिखना और पढ़ना। और जब पहले पार्ट में मैंने आपको बता दिया है कि मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट होता है, उस मेमोरी के कॉन्सेप्ट में 2 ही टेक्निक्स यूज में ली जाती हैं। एक तो रीड यूज में लिया जाता है और दूसरा लिया जाता है राइट। एक तो रीड होता है और एक होता है राइट होता है। मीन्स दैट मेमोरी में से डाटा को या तो रीड कर सकते हैं या मेमोरी में से डाटा को राइट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पेन ड्राइव है और आप अपने कंप्यूटर से आपके फोटो पेन ड्राइव में डालते हो तो इसे बोलते हैं राइट करना। क्या करना? राइट करना। और सेकंड टर्म्स में, अगर पेन ड्राइव में कोई म्यूजिक वगैरह है और आप उसे लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, एंड्रॉयड के माध्यम से आप कनेक्ट करके उन सॉन्ग्स को सुनते हो, उसे बोलते हैं डाटा को एक्सेस करना, मतलब रीड करना।
ये मेमोरी के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो प्रोग्राम लिखना और उसे पढ़ना, इन दो चीजों पर आपको ध्यान देना है। अब देखिए इधर, अगर बार बार मैं आपको क्या कर रहा हूं, मेमोरी का बहुत वास्ट टॉपिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बस आपको समझने की देरी होती है और कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो रहा है। मापक इकाइयों को याद करो, पैरामीटर को याद करो, टाइप्स को याद करो। मैं प्राइमरी मेमोरी का टाइप आपको बता रहा हूं। अब देखो एक चीज और समझ लेना, उस दिन मैंने आपको एक मेमोरी के टाइप्स के हिसाब से मैंने ये भी बताई थी, मेमोरी के टाइप से ऐसी भी बताई थी, एक तो होती है स्थायी होती है, एक अस्थायी होती है। अगर मैं स्थायी और अस्थायी में बात करूं तो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो स्थायी होती है, जबकि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, अस्थायी मेमोरी होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना। अस्थायी का मतलब होता है डाटा जब तक वो चल रहा है तब तक ही उसमें स्टोर रहता है, ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है तो वो कहलाता है अस्थायी मेमोरी, और ये काम करता है प्राइमरी मेमोरी। और अगर मैं स्थायी की बात करूं, जब तक यूजर ना चाहे, जब तक आप लोग ना चाहो, तो उसमें से डाटा अगर डिलीट नहीं होता है तो इस प्रकार की मेमोरी कहलाती है सेकेंडरी मेमोरी। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट यहीं से मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं मेरे साथियों, इसी मेमोरी को हम दूसरे प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं, और वो होता है कि मेमोरी को हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो होता है वोलाटाइल, और एक होता है नॉन वोलाटाइल। ये कॉन्सेप्ट आप अभी नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। शायद मैंने आप लोगों को ये चीज क्लास में भी नहीं बताई थी, यहाँ बता रहा हूँ आप लोगों को। मैंने बोला अगर स्थायी और अस्थायी रूप से अगर स्टोर करें तो प्राइमरी मेमोरी होती है अस्थायी होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी होती है वो क्या होती है, स्थायी होती है। अगर आपसे पूछ ले कि कौन सी मेमोरी वोलाटाइल है या कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल है, या वोलाटाइल नहीं है या नॉन वोलाटाइल नहीं है, 4 क्वेश्चन इससे भी बनते हैं, तो बिल्कुल फिक्स है आपके कंप्यूटर की जितनी भी मेमोरी है उसमें से आपको ध्यान रखना है रैम, रजिस्टर एंड कैशे मेमोरी, ये तीनों मेमोरी होती हैं वोलाटाइल मेमोरी होती है। मेरे साथियों आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है कि केवल 3 ही मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी में जो 3 मेमोरी होती है, रैम, रजिस्टर और कैशे मेमोरी, ये वोलाटाइल मेमोरी की कैटेगरी में आती हैं। अर्थात ऐसी मेमोरी जिसमें से पावर सप्लाई चली जाने के बाद, लाइट चली जाने के बाद डाटा स्वतः ही डिलीट हो जाता है, उन्हें हम बोलते हैं वोलाटाइल। इसको हम हिंदी में बोलते हैं नाशवान मेमोरी। अगर बात करूं इसे एक और तरीके से, परिवर्तनशील मेमोरी। नाशवान मेमोरी और परिवर्तनशील मेमोरी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको यहां ध्यान रखना है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है उसमें एक तो आता है रोम, कौन सा आता है, रोम, और जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स मैंने आपको बता दिए हैं कि सेकेंडरी मेमोरी मैग्नेटिक मेमोरी होती है, ऑप्टिकल मेमोरी होती है। जितनी भी सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं भाई, नॉन वोलाटाइल। इसको हम हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं गैर नाशवान या अपरिवर्तनशील। अर्थात चाहे लाइट चली जाए, चाहे कंप्यूटर सिस्टम कुछ भी हो जाए, उसमें से डाटा स्वतः डिलीट नहीं होगा, जो डाटा आपने स्टोर कर रखा है एज इट इज मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल, चाहे स्क्रीनशॉट लो, चाहे आप नोटबुक में ध्यान रखो, यहाँ से परमानेंटली क्वेश्चन बनता है। कई बार तो हमें केवल ये पूछा जाता है प्राइमरी मेमोरी का प्रकार है, सेकेंडरी मेमोरी का प्रकार है। सेकंड टर्म्स अगर पूछ लिया जाए कौन सी स्थायी मेमोरी है, कौन सी अस्थायी। तीसरा टर्म्स पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी नहीं है। 3 ऑप्शन आपको ये देगा, चौथा इनमें से कोई दे देगा। समझ में आ रहा है। अगर आपसे पूछ ले कौन सी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी नहीं है, हार्ड डिस्क दे दिया, डीवीडी दे दिया, कैशे मेमोरी दे दिया, और आपको एक और ऑप्शन दे दिया रोम दे दिया, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि केवल 3 ही मेमोरी वोलेटाइल होती है, तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा सीधा, कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होता है उसके बारे में मैं आपसे अलग तरीके से डिस्कस करूंगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत अच्छे आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देते हो। कुछ बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं, क्वेश्चन लिखते ही आंसर दे देते हैं। आई होप सभी है ना इसी प्रकार के आंसर। वीडियो लास्ट तक देखा करो, कुछ चीज़ें छोटी छोटी आपको वीडियो के बीच में बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं जो क्लास में भी ना बता पाएँ। कई बार ऐसा होता है जैसे टीचर के दिमाग में आता है उन चीज़ों को उसी टाइम बता देता है। तो देखिए इधर
अगर बात करूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यहां से अगला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, हाइब्रिड मेमोरी कौन सी होती है? ऐसी कौन सी मेमोरी है जो हाइब्रिड मेमोरी होती है? एक दो बच्चों का आंसर सही था। हाइब्रिड मेमोरी होती है EEPROM। रोम का एक प्रकार होता है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको हम हाइब्रिड मेमोरी इस वजह से कहते हैं, इसमें डाटा को रीड किया जाता है वो रोम की तरह से किया जाता है, और इसमें डाटा को राइट किया जाता है वो रैम की तरह से किया जाता है। इस वजह से हम इसको हाइब्रिड, जहां पर दो या दो से अधिक चीजें मिल करके बनती हैं वो कहलाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड आपको पता बीज भी आता है, ठीक है ना, हाइब्रिड शंकर बाजरा ऐसे कुछ आता है। तो सेम ऐसी इस मेमोरी में भी है कि रैम और रोम को मिलकर के जो मेमोरी बनाई है वो कौन सी होती है? EEPROM होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, हार्ड डिस्क के घूमने की गति, हार्ड डिस्क के घूमने की गति को किस में मापते हैं? इसको मापते हैं RPM। किस में मापते हैं? RPM। पूरा नाम होता है रिवॉल्यूशंस पर मिनट। मतलब रिवॉल्यूशंस पर मिनट का मतलब होता है हार्ड डिस्क 1 मिनट में कितने चक्कर लगा सकती है, वो रिवॉल्यूशन कहलाता है। क्योंकि हार्ड डिस्क जिस दूरी पर टिकी रहती है उसे स्पाइंडल कहते हैं। ये जो दूरी होती है स्पाइंडल होती है, इसके चारों तरफ वर्गाकार प्लेटें होती है, ये प्लेटें घूमती रहती हैं। ये घूमने की जो गति होती है वो कहलाती है RPM, इज दैट रिवॉल्यूशन पर मिनट का क्या है? रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखो मैंने आपसे क्या प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे प्रत्येक वीडियो के अंदर लगभग 8 क्वेश्चन के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन कराऊंगा। अगर मैं मेमोरी 5 पार्ट भी करा रहा हूं तो आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं। मैक्सिमम आप मान के चलो 45 क्वेश्चन मैं आपको एक टॉपिक से कराऊंगा। इंटरनेट वाले में मैंने 30 से 35 क्वेश्चन आपको कराए थे और टॉपिक भी पूरा कराया था, और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे जो आपके कंपटीशन में आने के चांसेज होते हैं, आए हुए रहते हैं। सोचो जो टॉपिक आपको हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको उपलब्ध हो रहे हैं वो लगभग, अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हो तो इस चीज का प्रॉफिट आपको कंपटीशन में जरूर मिलेगा। सेम इधर मैंने यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन में आपका लगभग वीडियो का 5 से 10 मिनट शुरुआत का इसी वजह से लेता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखो इधर हार्ड डिस्क की घूमने की गति के बारे में बता ही दिया। यहाँ पर एक तो पूछी थी मैंने CD की स्टोरेज कैपेसिटी, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, CD की स्टोरेज कैपेसिटी। CD की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो मेरे प्यारे साथियों 700 MB होती है। कई बुक में 650 MB लिखा रहता है, कई में 750 MB लिखा रहता है और कई में 700। अगर आपसे नॉर्मल CD की स्टोरेज कैपेसिटी पूछ ले वो होती है 700 MB। अगर आपसे पूछ ले CDR की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है 650 MB। एंड अगर आपसे पूछ ले CDRNW की कैपेसिटी कितनी होती है 750 MB। ये कॉन्सेप्ट होता है, बुक्स में कई बार ये चीजें गलत नोट होती हैं। और अगर आपसे सीधा ही पूछा जाए कि CD की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है 700 MB होती है, ये आंसर है आपका। और इस वीडियो का जो पिछले वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर मैंने आपसे पूछा था कि ब्लू रे डिस्क होती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है। ब्लू रे डिस्क जिसको बोलते हैं हम BRD, क्या बोलते हैं? BRD की जो सिंगल लेयर के बारे में मैंने आपसे पूछा था। सिंगल लेयर मतलब एकल परत पर पूछी थी। ऑप्शन बड़े कंफ्यूजन थे, केवल एकल परत पर होती है 25 GB। कितनी होती है? 25 GB। अगर आपसे कंप्लीटली अगर ये पूछ लेते कि टोटल ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है तो 25 GB से लेकर के 50 GB होती है। अगर आपसे पूछ ले एकल परत कितनी होती है 25 GB, और द्वै परत कितनी होती है 50 GB, और टोटल कितनी होती है 25 से 50 GB। ये तो क्वेश्चन थे हमारे जो पिछले वीडियो में थे। अगर कुछ बच्चों ने हमारे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के कंप्यूटर वाले सेक्शन में जाकर के पिछले वीडियो को आप देख सकते हो, जहां से आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराया है। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। मैंने पिछले वीडियो में आपसे प्राइमरी मेमोरी का एक टाइप था, मैंने बताया था प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रैम होती है और एक होती है रोम। यहाँ पर मैंने रैम को आपको कंप्लीट करा दिया है।
हालांकि कंप्लीट का तो ये चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं भाई, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। जैसे मैंने आपसे एक चीज़ और पूछी थी, DDR का पूरा नाम क्या होता है, यहाँ से नोट कर लेना, डबल डेटा रेट। DDR अभी वर्तमान समय में 1 2 3 4, ठीक है ना, इस प्रकार की DDR रैम मिल रही है। तो रैम क्या होती है, रैम के कितने प्रकार होते हैं, ये टॉपिक आपका मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज हम बात करने वाले हैं रोम के बारे में, रोम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और हर वीडियो की तरह आपसे फिर वही सारे क्वेश्चन आपसे हम बात करने वाले हैं। देखिए इधर रोम का पूरा नाम क्या होता है मेरे साथियों, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी नया टॉपिक है, ध्यान से समझना। रोम का कॉन्सेप्ट बड़ा इजी भी होता है और इसके बढ़िया बढ़िया शानदार क्वेश्चन क्या निकलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि रोम का पूरा नाम क्या होता है। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। बात कॉन्सेप्ट से समझ में आ रही है, ऐसी मेमोरी जिसे केवल पढ़ा जा सके लेकिन उसमें कोई चीज नई अपडेट ना की जा सके। मैं केवल रोम की बात कर रहा हूं, इसके टाइप्स की बात नहीं कर रहा हूं, केवल रोम की बात कर रहा हूं। केवल ऐसी मेमोरी जिसे हम क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे तब जब पहली बार प्रोग्राम लिखा जाएगा। अब इसके कॉन्सेप्ट में है, यह एक स्थायी मेमोरी है, यह एक स्थायी मेमोरी है। और अभी पीछे वाले सेक्शन में मैंने आपको बताया है स्थायी मेमोरी कौन कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है और रोम भी होती है। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी में बात करें तो प्राइमरी का केवल रैम जो पार्ट होता है वो अस्थायी होता है, जबकि रोम होती है वो एक स्थायी मेमोरी है। यह एक स्थायी मेमोरी है जिसमें डाटा एवं निर्देश कंप्यूटर निर्माण के दौरान ही लिख दिए जाते हैं। पहले इसको समझेंगे आसानी से। रोम लगभग आपके स्मार्टफोन के अंदर भी होती है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती है, टैबलेट के अंदर होती है और रोम कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के अंदर होती है मेरे साथियों। ये जरूरी नहीं है कि इस मेमोरी का उपयोग हम केवल कहाँ कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम में ही नहीं करते। रोम को हम वॉशिंग मशीन में भी यूज में लेते हैं, टीवी के रिमोट में भी यूज में लेते हैं, एक्सीलेटर जो सीढ़ियों वाला एक्सीलेटर होता है वहां भी रोम होती है, जो स्वचालित सीढ़ियां होती हैं वहां पर भी रोम का उपयोग किया जाता है। तो रोम कई प्रकार से यूज में ली जाती है। इसको देखो मैं आपको बताता हूं, आपने देखा होगा, आपने सेट टॉप बॉक्स आपने स्टार्ट किया तो रिमोट कंट्रोल होता है, आप दबाते हो चैनल नंबर 155, तो ऑब्वियसली चीजें वो चैनल नंबर 155 पर जो फिक्स कर रखा है चैनल, चाहे आपके पास टाटा स्काई हो, एयरटेल हो, जो भी है आपके पास, तो वो चैनल नंबर वो खुलेगा। तो ये जो प्रोग्राम है वो किसके अंदर स्टोर कर दिया था, पहले ही कंपनी ने कब कर दिया था, वो रोम के अंदर कर दिया था। किसके अंदर कर दिया था, रोम के अंदर। स्वचालित सीढ़ियां आपने देखी होंगी, स्वचालित सीढ़ियां बंद रहती हैं अगर कुछ समय तक उनका उपयोग ना किया। जैसे आप स्वचालित सीढ़ियों पर पैर रखते हो तो ऑटोमेटिक वो सीढ़ियां चलने लग जाती हैं। ये जो कॉन्सेप्ट भरा है ऑटोमेटिक लिफ्ट का सेक्शन होता है, वहां पर उस मेमोरी का उपयोग किया गया है, वो रोम का ही किया गया है। आपका दूसरा कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा कि आपके स्मार्टफोन में जब आप नया स्मार्टफोन लेके आते हो तो शुरुआत में कुछ प्रोग्राम पहले से इंस्टॉल होके आते हैं भाई मेरे, होके आते हैं जिन्हें आप ना तो डिलीट कर सकते हैं, आप ना उसमें अपडेट कर सकते हैं, जबकि उसके आइकन्स को भी आप चेंज नहीं कर सकते। वो कहाँ थे, जब आपका स्मार्टफोन बना तो उस स्मार्टफोन के बनने के दौरान कुछ प्रोग्राम है कंप्यूटर या स्मार्टफोन के उस मेमोरी में लिख दिए गए थे। वो कौन से थे, रोम, जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के दौरान ही डाटा लिखा जाता है। इस वजह से हम इसको, ये जो लाइन लिखी है इसी कारण मैं इसे कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी भी कहता हूं, कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी।
आपसे पूछ लिया जाए कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी कौन सी होती है, तो होती है रोम। और आपसे पूछ लिया जाए कंप्यूटर की बाय डिफॉल्ट मेमोरी कौन सी होती है, वो होती है रैम। क्यों, उसका मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको पूरा बताया हुआ है। जब भी आप कोई प्रोग्राम चालू करोगे तुरंत के तुरंत रैम पे चलेगा। वीडियो गेम खेलते हो तो वो रैम पे ही चलता है। आप अपने स्मार्टफोन में देख लेना, जिन स्मार्टफोन की रैम 1 GB 2 GB होगी वो थोड़ा स्लो काम करेंगे, और जिनकी 4 GB 8 GB होगी वो बहुत फास्ट काम करेंगे। पूर्ण रूपेण कंप्यूटर सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को काम करवाने के लिए जो मेमोरी यूज में लेते हैं वो होती है रैम, जिसमें डाटा स्थायी रूप से चलता है, और जिसमें निर्माण के दौरान ही डाटा लिख दिया जाता है वो होती है रोम होती है। अब देखिए इधर कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी क्यों कहते हैं, इनबिल्ट निर्माण के दौरान जिस मेमोरी को लिखा है, किसके दौरान, निर्माण के दौरान जिस मेमोरी को लिख दिया है वो मेमोरी कहलाती है इनबिल्ट मेमोरी। थर्ड टर्म, यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मतलब गैर नाशवान, चाहे लाइट चली जाए, भ्रष्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपके जो रोम में एक बार डाटा लिख दिया ना, वो लिख दिया, डिलीट नहीं होगा, रिनेम नहीं होगा, एडिट नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस पढ़ सकते हो बार बार, लाखों, एक बार डाटा लिखा बार बार पढ़ सकते हो। अच्छा, पावर सप्लाई जाने के बाद भी नॉन वोलेटाइल क्यों कहते हैं, वोलेटाइल तो इस वजह से कहते हैं भाई डाटा डिलीट हो जाता है, नॉन वोलेटाइल डाटा डिलीट नहीं होता। कब, जब पावर सप्लाई या लाइट चली जाने के बाद भी जिस मेमोरी में से डाटा डिलीट नहीं होता है उस मेमोरी को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसके बाद जो इसका इसके बाद जो रोम का सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स है वो आता है मेरे साथियों, एक इसका बहुत अच्छा फीचर है, वो फीचर है कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के निर्देश, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के निर्देश कहाँ स्टोर होते हैं, रोम में। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के निर्देश, चाहे वो स्मार्टफोन को स्टार्ट करने का निर्देश हो, आप ये जो आता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने के निर्देश, या मैं इसको बात करूं कि बायोस है वो किस में स्टोर रहता है, रोम में। यहां से बायोस का पूरा नाम अगर बताएं तो वो होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सीधा आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपसे ऐसे पूछेगा कंप्यूटर को स्टार्ट करने के निर्देश किस मेमोरी में स्टोर रहते हैं, या आपसे पूछेगा बायोस है जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया का निर्धारण करता है वो कौन सी मेमोरी में स्टोर रहता है, रोम के अंदर। बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस क्या होता है उसके बारे में मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम वाले टॉपिक में आसानी से और अच्छे अच्छे शब्दों में समझाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ से बस मैं एक चीज पूछ रहा हूँ आपके लिए, आपके वीडियो के लिए, जो पहला जो क्वेश्चन है वो यही है, बायोस किसका उदाहरण है, बायोस किसका उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए फ्रीवेयर, ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर सी फर्मवेयर, और ऑप्शन नंबर डी सॉफ्टवेयर। ये जो मैंने चारों शब्द लिखे हैं आपको क्लास में भी बताए हुए हैं, और आपको मैं जब सॉफ्टवेयर वाला टॉपिक आएगा वहां पे भी मैं आपको बताने वाला हूं। आपका आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है बायोस किसका उदाहरण है। बायोस का मैंने पूरा नाम आपको बता दिया है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। बायोस किसका उदाहरण होता है, फ्रीवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर। कमेंट सेक्शन में इसके आंसर बताएं। बहुत अच्छे अच्छे आंसर आप लोग दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं हम, देखो रोम, मेरे हिसाब से आपको रोम की बेसिक डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। स्थायी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के निर्देश लिखे जाते हैं जिन्हें हम बायोस बोलते हैं। बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर के निर्माण के दौरान ही जिस मेमोरी में डाटा लिखा जाता है रोम होती है, जिस वजह से हम इसको कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम इस रोम के टाइप्स के बारे में। रोम कितने प्रकार की होती है, देखिए इधर
हाँ भाई, टाइप्स ऑफ रोम। मैं बार बार आपको रोम के टाइप्स में बताता हूं। पी रोम होती है, ईपी रोम होती है, तीसरी होती है ईपी रोम, और चौथी जो होती है वो होती है फ्लैश रोम। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि टाइप्स ऑफ रोम में सबसे पहली कौन सी रोम बनी थी, वो बनी थी मेरे साथियों एम रोम। सर ये आपने पहले कभी नहीं बताया, बिल्कुल क्लास में बताया हुआ था, कुछ बच्चों को अगर याद हो। एम रोम इन सभी मेमोरियों में सबसे पहले कौन सी रोम बनी थी? अगर मैं आपको ये क्वेश्चन बताने से पहले अगर मैं आपको यही क्वेश्चन पूछ सकता था, एग्जामिनर आपसे मेमोरी से किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे अगर ऐसे पूछ लेता निम्न में से कौन सी रोम को सबसे पहले निर्माण किया गया था, एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम, आप पता क्या सोचते, यारो एम रोम तो होता ही नहीं है टाइप्स, ठीक है ना, तो आप सबसे पहले लिखते पी रोम। मेरे साथियों एम रोम कुछ समय के लिए चली थी, अभी बंद हो चुकी है, और ये एम रोम सबसे पहले बनी थी, जिसका पूरा नाम होता है मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। जिन बच्चों ने क्लास में नोट नहीं किया है वो अभी नोट कर लेना। रोम का पूरा नाम होता है मास्क, एम रोम का पूरा नाम होता है मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। चर्चा हम करेंगे इन चारों मेमोरियों के बारे में जो आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स बनती है। बात करते हैं सबसे पहले रोम के बारे में, जो कि होती है पी रोम। बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझना है भाई। पी रोम पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नाम से पता चल रहा है प्रोग्रामेबल, जिसमें प्रोग्राम लिखा जाता है। कब? एक बार प्रोग्राम लिखा जाएगा, वही चाहे वो कंप्यूटर निर्माण के दौरान लिखवा लो, चाहे कंप्यूटर निर्माण होने के बाद। बस इसकी खास इस पी रोम में और रोम में क्या फर्क होता है, वो निर्माण के दौरान लिखी ही जाएगी, निर्माण के दौरान लिखी जाएगी, जबकि ये निर्माण के कंप्यूटर का निर्माण हो चुका है, उसके बाद भी आप इस मेमोरी में डाटा डाल सकते हो, लेकिन केवल एक बार डाटा डलेगा। और इसी वजह से पी रोम अगर मिलती है तो वो ब्लैंक चिप के रूप में मिलती है। इसे हम खाली चिप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाली चिप। ध्यान से सुनना, एक खाली चिप आएगी। आप लोगों ने देखा होगा कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर में अपनी खुद की मेमोरी होती है। छोटे बच्चों का वीडियो गेम खेलने वाला होता है, जो हेलीकॉप्टर चलाने वाला होता है, उसमें केवल एक ही गेम होता है, आप उसको अनइंस्टॉल करके दूसरा गेम नहीं डाल सकते। तो वो जो मेमोरी होती है वो पी रोम होती है। अर्थात ब्लैंक चिप के नाम से कौन सी मेमोरी को जाना जाता है? पी रोम को, जिसमें केवल एक बार डाटा लिखने के पश्चात बार बार डाटा को रीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं। तो इस प्रकार की मेमोरी है वो कहलाती है पी रोम कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं कैलकुलेटर की मेमोरी, बात करूं वीडियो गेम जो आता है खेलने वाला, उसकी जो मेमोरी होती है वो पी रोम का ही उदाहरण होता है मेरे साथियों। समझ में आया? इस वजह, अब देखो इधर मैंने यहाँ पे लिखा एक बार डाटा लिखना मतलब प्रोग्राम लिखना, इस वजह से इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसे हम ओटीपी मेमोरी भी कहते हैं। कौन सी मेमोरी कहते हैं? ओटीपी। ओटीपी का मतलब यहाँ वन टाइम पासवर्ड नहीं होता है भाई। ओटीपी का आपने लगभग देखा होगा, ओटीपी जो हमारे पास वो आता है सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर। क्या आता है? सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर, वो आपको ध्यान रखना। यहाँ पर ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम प्रोग्रामेबल। वन टाइम प्रोग्रामेबल इसका पूरा नाम होता है। और पी रोम के बारे में जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो यही है कि केवल एक बार प्रोग्राम किस मेमोरी में लिखा जाता है? पी रोम में लिखा जाता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बात करता हूं रोम के दूसरे टाइप्स की, और रोम का जो दूसरा टाइप है अपना वो है ईपी रोम। ईपी रोम और ईईपी रोम दोनों को मैं एक साथ समझा रहा हूं, तो ध्यान से समझना। ईईपी रोम, पहला कॉन्सेप्ट तो इन दोनों का नाम आना चाहिए।
ईपीरोम में नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पीरोम का भी पीछे नाम बताया हुआ है और इन सब का फुल फॉर्म आपको मैंने नोट कराई हुई है। ईपीरोम का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पहला कॉन्सेप्ट तो इनका पूरा नाम आपको आना चाहिए, दोनों को एक साथ समझा रहा हूं, शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे मेरे साथियों, वीडियो को पूरा देखा करो। बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं मेमोरी में आप लोगों को बताने वाला हूं, आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। सेकंड टर्म साथी है, देखो नाम से पता चल रहा है इरेजेबल। इरेजर का नाम सुना होगा, मिटाने वाले का नाम सुना होगा। जो चीज मिट सके, जो मिटा सके, समझ में आ रहा है ना कि देखो पीरोम से डाटा डिलीट नहीं होता है और रोम से डाटा डिलीट नहीं होता है, पहला कॉन्सेप्ट तो ये बताया था मैंने। लेकिन इनमें से डाटा एक बार डालो, दोबारा भी डाटा पुराने वाले डाटा को डिलीट करके नया डाटा डाल सकते हो, वो काम कर सकते हैं ईपीरोम और ईईपीरोम में। सबसे ज्यादा आपके स्मार्टफोन में कौन सी रोम यूज में ली जाती है? ईईपीरोम। और कंप्यूटर सिस्टम में भी कौन सी ली जाती है? ईईपीरोम। हालांकि स्मार्टफोन में ईईपीरोम का एक प्रकार का टाइप होता है जिसे हम फ्लैश रोम बोलते हैं, वो ईईपीरोम का ही टाइप होता है। वो रोम फ्लैश रोम आपके स्मार्टफोन में यूज में आती है। सेकेंड टर्म्स कि इसमें जो डाटा है, इसमें डाटा को डिलीट करके पुनः नया डाटा डाल सकते हैं। इसमें से डाटा को डिलीट करके पुनः नया डाटा डाल सकते हैं। इसमें भी सेम काम यही होता है भाई, ये जो क्वालिटी है इसकी सेम है, लेकिन इसमें डाटा को डिलीट करने के लिए, इसमें डाटा को डिलीट करने के लिए परावैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। परावैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। इन परावैंगनी किरणों को बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। क्या बोलते हैं भाई? अल्ट्रा वायलेट रेज। और इसमें डाटा को डिलीट करने के लिए इलेक्ट्रिकल पल्स का उपयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना, आपसे पूछ ले ईपीरोम में डाटा को डिलीट करने के लिए या नया डाटा डालने के लिए कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रावायलेट रेज, जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं परावैंगनी किरणें। जबकि इसमें डाटा को डिलीट करने के लिए विद्युत विधि या इलेक्ट्रिकल मेथड का उपयोग किया जाता है। और सबसे इजी जो तरीका होता है वो इलेक्ट्रिकल मेथड होता है। मूवी वगैरह में देखा होगा, कोई एक्टर वगैरह है, वो थोड़ा सा पागलपन आ जाता है तो आपने शॉट देखते हुए देखा होगा भाई, इलेक्ट्रिकल शॉट देते हैं नहीं देते, जिसमें अच्छे अच्छे का दिमाग ठिकाने आ जाता है। ये तो मेमोरी है, इस वजह से इसमें तो आसानी से इसका दिमाग ठिकाने आ जाए। तो इसमें से डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं और नया डाटा डालने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिकल पल्स का। इसका नेक्स्ट पॉइंट अपने लेते हैं भाई। देखिए इधर इसी में और भी पॉइंट बाकी हैं थोड़े थोड़े, उनको भी समझेंगे, ठीक है? हाँ जी, देखिए इधर अगला पॉइंट अपना है मैंने इसको बोला, इसे हम अल्ट्रा वायलेट रोम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें डाटा को डिलीट करने के लिए कौन सी किरणों का उपयोग किया जाता है? अल्ट्रावायलेट रेज का। इस वजह से हम इसको अल्ट्रावायलेट रोम भी कहते हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की। ईपीरोम का दूसरा नाम होता है जिसका नाम होता है हाइब्रिड मेमोरी, और इसके बारे में मैंने आज के वीडियो में शुरुआत में आपको समझा दिया है। क्यों इसको हाइब्रिड मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डाटा रैम और रोम की तरह रीड और राइट किया जाता है। अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ये होता है कि जो ईपीरोम में डाटा को
डिलीट या नया डाटा डालने के लिए इसे सर्किट से बाहर निकालना पड़ता है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, सर्किट से बाहर, जहां पर ये लगी हुई होती है उस सर्किट से बाहर इस डाटा, इसमें नया डाटा डालना है या डिलीट करना है तो इसको सर्किट से बाहर निकालना ही पड़ेगा, जबकि इसको सर्किट से बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। ये ईपीरोम और ईईपीरोम में अंतर होता है मेरे साथियों। यहीं से मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं फ्लैश रोम का। जो फ्लैश रोम होती है एक प्रकार की ईईपीरोम ही होती है, फर्क सभी सिर्फ इतना होता है इसमें डाटा है वो बिट बाई बिट डिलीट होगा या नया डाटा लिखा जाएगा, जबकि फ्लैश रोम में बाइट बाई बाइट डाटा डिलीट होगा या नया डाटा लिखा जाएगा। तो आज के सेक्शन में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है रोम के बारे में, और रोम का जो पॉइंट है वो होता है आपका पूरा। अब नेक्स्ट जो सेक्शन है, तो मेरे प्यारे साथियों पहली चीज आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि जो पहले सेक्शन में मैंने आपसे पूछ लिया है क्लियरिटी के साथ कि मेमोरी की, मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी वाला सेक्शन पूरा करा दिया है। अगले वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के बारे में मैं थोड़े से आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। सेकेंडरी मेमोरी में मैं मैग्नेटिक मेमोरी के बारे में चर्चा करूंगा और ऑप्टिकल मेमोरी के बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे 5 क्वेश्चन जो आज के वीडियो के पूछने वाला हूं। तो देखिए इधर सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछ चुका हूं, बायोस के बारे में पूछा है, और सेकंड जो क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं आप देखिए इधर अपने आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2, हार्ड डिस्क का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनेंगे। हार्ड डिस्क का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए ट्रैक, ऑप्शन नंबर बी सेक्टर, ऑप्शन नंबर सी सिलेंडर और ऑप्शन नंबर डी क्लस्टर। हार्ड डिस्क का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? ट्रैक, सेक्टर, सिलेंडर, क्लस्टर। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी। हार्ड डिस्क बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी, ऑप्शन नंबर ए इंटेल, ऑप्शन नंबर बी IBM, ऑप्शन नंबर सी सीगेट एंड ऑप्शन नंबर डी माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद जो टॉपिक पढ़ाता हूं उन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चनों के बारे में बात करता हूं भाई। जो टॉपिक पढ़ाता हूं उन्हीं टॉपिक क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, इस वजह से आपको ध्यान रखना है जिससे रिमाइंड हो जाए। ऑप्शन नंबर 4, फ्लॉपी डिस्क में ट्रैक को सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया, फ्लॉपी डिस्क में ट्रैक को सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसके 4 सेक्शन यहीं पे दे देते हैं। फॉर्मेटिंग, ऑप्शन बी सेक्टराइजेशन, सी रैपिंग एंड डी नन ऑफ दीज। इसके बाद 2 क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ लेता हूं। देखिए इधर
अगर आपने क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लिए, स्क्रीनशॉट लें, कमेंट सेक्शन में आंसर फटाफट देते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 4.7 MB, ऑप्शन नंबर बी 4.7 GB, ऑप्शन नंबर सी 4.7 TB, ऑप्शन नंबर डी 4.7 KB। इसके बाद आज के वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन रखेंगे ऑप्टिकल सॉरी एक अपना अलग ही तरीके का क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, कौन सी मेमोरी में डाटा सतत लंबाई की रील पर स्टोर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सीडी में, बी हार्ड डिस्क में, सी फ्लॉपी डिस्क में एंड डी मैग्नेटिक टेप पर। आज के वीडियो में लगभग मैंने आपसे 7 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया है। दोस्तों, अगर आपको इन सभी क्वेश्चनों का आंसर पता है या आपके पास कोई नया क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। साथ ही साथ आप लोगों को पिछला जो पार्ट है मेमोरी का, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड मैंने आप लोगों को बताया है। पार्ट नंबर 3 है, यहाँ पर मैंने आपको मेमोरी के, प्राइमरी मेमोरी के सेकंड टाइप्स रोम के बारे में बात की है। अगले वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। और जो नए यूजर हैं उन सभी को ये कहना है भाई कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।